हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मेथड ऑफ द गवर्नेंस इन मॉडर्न एरिया इन द कंटेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ई गवर्नेंस को समझते हुए हम पहले ये समझते हैं कि ई गवर्नेंस होता क्या है। ई गवर्नेंस के बारे में जिस चीज के लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो होता है कि जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है जो लिटरली पेपर वर्क से ले जा करके आपको आईटी के माध्यम से यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ते हुए गवर्नेंस को एक नया स्वरूप, एक नया चेहरा देखने को मिलता है। इसमें अब हम देखते हैं कि पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द गवर्नेंस। द गवर्नेंस इज द एडमिनिस्ट्रेशन कम मैनेजमेंट प्लस एक्सेट्रा। मतलब गवर्नेंस वो चीज है जिसे हम कहते हैं कि हमारा प्रशासन जुड़ा हुआ है, प्रशासन के साथ साथ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, और उसके साथ वो सारे काम जिसे हम पब्लिक के लिए करते हैं। और मॉडर्न एरा में अगर पढ़ें तो द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस मीन्स द री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, मिशन ड्राइव गवर्नमेंट, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, सर्विस फर्स्ट, एम्पावरिंग सिटीजन्स। अगर इस मतलब को समझे तो एक ऐसी नई सरकार का आविष्कार करना जहां पे हम नई सरकार के नए स्वरूप के साथ उसको लोगों के सामने पेश करते हैं। ऐसी सरकार जिसके पास एक मिशन हो, जो एक मिशन पे काम कर रहा हो, और मिशन ड्राइव का मतलब कि जिसके पास एक उद्देश्य हो, और उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम दिन प्रतिदिन जो है लोगों का विकास करता जाए। मार्केट ओरिएंटेड मतलब बाजार के उत्पादन को देखते हुए कि बाजार में लोग, बाजार का मतलब मार्केट का मतलब हम व्यापार करना सरकार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो प्रचलित चीजें हैं जिनकी डिमांड है और जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। अब हम अगर उन विषयों पर बात करें कि सरकार आज भी उन चीजों पे लगी हुई है जिनकी जरूरत ही नहीं है, तो वो सरकार के उद्देश्यों का पालन ही नहीं करते। यानी मार्केट ओरिएंटेड का मतलब कि आज की जनता की क्या डिमांड है। दूसरा सर्विस फर्स्ट यानी आप सेवा करिए। आप आज गवर्नेंस से हम ये डिमांड करते हैं कि आप हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कीजिए। आज आप देखिए सर्विस प्रोवाइडर की तरह सरकार हर वो काम कर रही है। आप फोन उठाइए, सरकार की कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको ऑनलाइन और फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी सुविधाएं आपको सरकार देने को तैयार है। और लास्ट में जिसे कहते हैं कि इन सब का उद्देश्य होता है सशक्त नागरिकों का निर्माण, यानी कि हमारे देश के नागरिकों को सरकार वो उद्देश्यों के साथ काम करे कि दिन प्रतिदिन नागरिकों के अधिकार जो हैं मजबूत होते जाए। The word governance is surrounded around the redefining the role of the government means कि प्रशासन वो है जो दिन प्रतिदिन सरकार के कामों को और नए तरीके से, नई परिभाषाओं के साथ गढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ राइट साइज ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का एक साइज, आप कह लीजिए आकार निश्चित करना। सरकार, भारी भरकम सरकारों का जमाना चला गया कि अब सब कुछ सरकार, अब तो प्रशासन के साथ साथ निजी क्षेत्र भी उतर चुका है। यानी गवर्नमेंट का जो साइज है वो आकार अब निश्चित होने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेसेसिटी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एंड द रिसाइडल ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार की पुनर्संरचना पर हम दिन प्रतिदिन काम करना हमारा जो है ई प्रशासन का उद्देश्य। अब ई प्रशासन से क्या मतलब है, यानी ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि वो सरकार जो आज के आधुनिक
प्रसाधनों के द्वारा चलाई जा सकती है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रशासन, यानी कि आपके एक क्लिक के आधार पर सरकार आपको हर वो सुविधा जो आप चाहते हैं वो आपको दे। द ई गवर्नेंस इज द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी कि ई प्रशासन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन जो है वो सरकार का प्रतिरूप बनता जा रहा है। ई गवर्नेंस से मतलब हम ये लगाते हैं कि आज जो सरकार का क्षेत्र सीमित था उसको असीमित बनाते चला जा रहा है और 24/7 के आधार पर काम कर रहा है। E-governance is the enable and every time the excellent government and the efficient government is the motive of the e-governance. Next, अब e-governance को हमने डिस्क्राइब कैसे किया, तो हमने जो सबसे पहले एक परिभाषा उठाई वो थी कि अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ द NESCOM मिस्टर लेट मिस्टर देवांग मेहता कहते थे द e-governance means a smart governance. Smart means एज फॉर सिंपल, यानी कि सरल होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड अगर हो गया आपका प्रशासन तो फिर वो लोगों के समझ से बाहर है। मॉडल, एम फॉर मॉडल, यानी कि उसकी एक संरचना होनी चाहिए, निश्चित वो एक संरचना के अंदर बंधा हुआ हो। ए फॉर अकाउंटेबल, यानी कि उसकी जवाबदेही तय की जानी जो बहुत जरूरी है। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार हो और जवाबदेह हो। टी फॉर ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी सरकार हो जहां पे बिना किसी चीज के इंफॉर्मेशन की आपसे कुछ छिपाया ना जाए। जो कुछ भी आपको जानकारी आप चाहिए और वो सारी पारदर्शिता सरकार नागरिकों से बरते, उसी को ही आज के समय में स्मार्ट गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस का नाम दिया गया। द सिंपली मीन्स द गवर्नेंस हु हेल्प्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द गुड गवर्नेंस, यानी कि वो सरकार जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक अच्छी सरकार को चलाने के लिए करता है। और बहुत सरल शब्दों में समझे तो ई गवर्नेंस इज एन द ऑनलाइन गवर्नेंस, यानी वो सरकार जो अब आपके इंटरनेट डेटा के माध्यम से आपने सर्च किया और पूरी की पूरी सरकार आपके सामने, आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट पर आपके सामने हाजिर है। नेक्स्ट, डॉक्टर शेषगिरी विजन हेल्प्स इन द इनिशिएटिव द ई गवर्नेंस मूवमेंट इन इंडिया। ई गवर्नेंस के विजन को यानी ई गवर्नेंस यानी जो ई प्रशासन की इस वर्तमान स्वरूप का श्रेय देने का जो अधिकार प्राप्त है वो है डॉक्टर शेषगिरी को, जिन्होंने ई गवर्नेंस के लिए भारत में एक आंदोलन चलाया और कब 80 और 90 के दशक में उन्होंने ई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाया और इसी मूवमेंट के वजह से उन्हें द फादर ऑफ द ई गवर्नेंस मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर शेषगिरी को। और केरल देश का पहला डिजिटल ई गवर्नेंस स्टेट कहलाया। इसने केरला ने हिस्ट्री रची और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं ई गवर्नेंस के। पहला, ई गवर्नेंस ऑफर्स लाइक इंक्रीज द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस cost and corruption and improve the service delivery and the citizen empowerment through the digital asset to the information and services। यानी ई प्रशासन किस चीज को बढ़ावा देता है? एक कार्य क्षमता भरी सरकार और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारंगत सरकार और पारदर्शी सरकार की बात करता है। साथ ही साथ अपने खर्चे को कम करता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है, इम्प्रूव योर सर्विस डिलीवरी, आपकी सुविधाएं जो नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए उसका वो टाइम पीरियड को शॉर्टेस्ट
सर्विस डिलीवरी टाइम आजकल की तो डिमांड है, आप फोन पे ऑर्डर करिए, विद इन 10 मिनट्स। ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जो जानकारी आप सरकार से चाहते हैं और आपको न मिल जाए। साथ ही साथ इसका फायदा क्या है कि सिटीजन एम्पावर्ड, यानी कि नागरिकों के अधिकारों में इस नागरिक सशक्त हो रहे हैं। गांव में बैठा भी व्यक्ति न तो अब ये महानगरों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि हर गांव का, देश का हर वो सुदूर बैठा नागरिक, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा है, लेकिन यदि उसके पास इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की सुविधा है, तो वो अपने डिजिटल एसेस के द्वारा सरकार की हर सुविधा और जानकारी को हासिल कर सकता है। It's a streamlined government process through the service more accessible to the 24/7 with the paperless and allow the great method of accountability। इस सरकार का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आप दिन के वो 9 से 5 तक की सर्विस को अब वो भूल जाइए। अब सरकार आपके लिए 24/7 हाजिर है, और साथ ही साथ कम कागजों यानी पेपर वर्क की जो वेस्टेज थी उसको उसने कम कर दिया, और पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के साथ सरकार आज वर्तमान में नागरिकों के सामने हाजिर है। ई गवर्नेंस। अब चैलेंजेस भी देख लिया जाए। चैलेंजेस से पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ द ई गवर्नेंस। मतलब ई गवर्नेंस की आधारभूत संरचना में वो क्या चीजें हैं जो ई गवर्नेंस को मजबूत बनाती है। पहला पेपर, दूसरा प्रोसेस, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा रिसोर्सेज। पीपल यानी लोग, देश के नागरिक। आप ही नहीं है तो ये सरकार किसके लिए काम करेगी। दूसरी चीज प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया के थ्रू काम करती है। इसने एक अपना एक चैनल बना रखा है, एक प्रॉपर वे बना रखा है, जिसके वजह से जिसको अपना करके इसने काम करना शुरू किया। तीसरा टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी। आज तकनीकी का ही ये देन है, या साइंस का, ये टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हम दिन प्रतिदिन ये जो ई गवर्नेंस का कंसेप्ट है उसको क्लियर करते जा रहे हैं और लोगों तक की एक्सेसिबिलिटी को हम पहुंचते जा रहे हैं। चौथा रिसोर्सेज, यानी संसाधन। जो देश के पास संसाधन थे उनका उपयोग वो सरकार नहीं कर पाती थी, लेकिन आज वर्तमान में उन सभी संसाधनों का बहुत अच्छे से सरकार प्रयोग कर रही है, और साथ ही साथ देश के नागरिक भी कर रहे हैं। The people includes the citizen, government employees and the other stakeholders. The process included the procedure and the process of the government through the technology means the uses of ICT governance and develop the digital technology। मतलब कि देश का हर नागरिक, हर सरकारी कर्मचारी और वो व्यक्ति जो किसी और क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है सरकार की हर प्रक्रिया में और उसको मजबूत बनाने की प्रक्रिया में सरकार का सहयोग दे रहा है। टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस। फर्स्ट, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार जो है किसके प्रति प्रतिबद्ध है? नागरिकों के प्रतिबद्ध है। यानी कि एक जो ई गवर्नेंस का यानी कि प्रशासन का जो रूप दिखता है वो पहला रिश्ता होता है सरकार का उसके नागरिकों के साथ। दूसरा, मॉडर्न जमाने में आज सरकार जो है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, यानी कि सरकार जो है वो व्यापार के साथ भी जुड़ गई है। यानी कि सरकार को भाई अब पैसा भी कमाना है, व्यापार भी करना है, और व्यापार में उतर भी गई है क्योंकि ग्लोबल जमाना आ चुका है। हम पूरी तरीके से भूमंडलीकरण के, प्राइवेटाइजेशन और निवेश निजीकरण के राह पर चल चुके हैं। तीसरा, G2Z यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी एक सरकार दूसरे सरकार से संपर्क करती है तो उसका सबसे उचित माध्यम जो है वो ई गवर्नेंस ही है। और चौथा, G2
ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, यानी कि काम सरकार जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने भी किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर सरकार उनसे संपर्क साधना चाहती है तो उसका सबसे सरल माध्यम ये डिजिटल ही माध्यम है। आप उनको घर बैठे एक व्हाट्सएप पे मैसेज या ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, वो ई गवर्नेंस के थ्रू आप गवर्नमेंट जो है वो अपने हर एम्प्लॉयज का डेटा, काम, जिम्मेदारी, ट्रांसपेरेंसी से हर तरीके से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ G2N यानी कि गवर्नमेंट टू नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकार अपने नागरिकों के साथ, अपने व्यापार, किसी सरकार और एम्प्लॉयज के साथ साथ देश के हर उस संस्था से भी जुड़ी हुई है जो वो बिना किसी फायदे के लिए काम कर रहा है नागरिकों के विकास के लिए। तो ये 5 टाइप के ई गवर्नेंस के फॉर्म हैं जिसे आपको जानना चाहिए। 5 stages of e-governance. The new e-governance stage model has the following 5 stages. Web presence, यानी कि आपका जो इंटरनेट का माध्यम है उसकी आवश्यकता तो बहुत ही ज्यादा है। अगर वेब प्रेजेंस का मतलब यानी कि इंटरनेट की उपलब्धता, यानी कि वो उपलब्ध नहीं है तो फिर ई गवर्नेंस का कोई माध्यम रह ही नहीं जाता। नेटवर्क नहीं है तो आप कैसे किसी से संपर्क करेंगे। तो ये वेब प्रेजेंस का यही मतलब मिलता है कि अधिक से अधिक सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है कि लोगों तक इंटरनेट की जो सुविधा है उसकी स्पीड है। दिन पे दिन देखिए, पहले 2G था, 3G था, 4G था, 5G आ गया, इन फ्यूचर में और भी G यानी जनरेशंस आती जाएंगी। तो वेब प्रेजेंस अगर नहीं होगा तो ई गवर्नेंस की भी बात कर पाना संभव नहीं है। दूसरा स्टेज इंटरैक्शन यानी कि जान पहचान, यानी कि हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? ई गवर्नेंस के माध्यम से। सरकार जो है वो अपने नागरिकों के सुविधाओं का ध्यान रखती है, साथ ही साथ सलाह मांगती है, सुझाव मांगती है, फीडबैक मांगती है। फीडबैक का मतलब यानी कि आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको आप दीजिए और उसके माध्यम से सरकार को पता चलता रहता है समय से कि सरकार के द्वारा किया गया, प्रशासन द्वारा किया गया काम कितना उपयोगी है, उसका क्या रिजल्ट रहा। ट्रांजैक्शन यानी आदान प्रदान। तो समय तो भाई सारे काम ई गवर्नेंस से, जितनी भी प्रशासन की सुविधाएं ले लीजिए, ट्रांजैक्शन पे यानी कि आदान प्रदान पे एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। अगर अच्छी सरकार चाहिए तो ई गवर्नेंस भी अच्छा रखना पड़ेगा, यानी कि आप अगर लोगों को, सरकार अच्छा प्रशासन लोगों तक पहुंचाएगी तो अच्छा फीडबैक मिलेगा और आगे भविष्य में सरकारों के लिए पुनर्विचार करने के लिए नागरिकों की सोच भी पॉजिटिव होगी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे का लेन देन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक सूचना को दूसरी सूचना तक के स्रोत तक पहुंचाना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, लोगों के पहुंच तक है। सरकार दिन पे दिन हर उस सूचना को अपने स्तर पर हर उस नागरिक को उसके सुविधा के अनुसार पहुंचा रही है। यानी कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप तक पहुंचने वाली सरकार का प्रयास यह है कि प्रशासन जो है वो स्कूल के सारे विषय, नोट्स, किताबें, पुस्तकें, जर्नल्स जो कुछ भी हैं वो आपको मिल सके, यानी कि सूचना का आदान प्रदान हो सके। उसी तरीके से जिस नागरिक को जैसी सुविधा चाहिए वो उससे संबंधित सारी सूचनाएं इसी ई प्रशासन के माध्यम से प्राप्त कर सके। लास्ट, दैट इज द न्यू वे टू नो अबाउट योर डेमोक्रेसी, दैट द ई डेमोक्रेसी, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र। आज तो सर पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, प्रचलित है। और पहले ही डेमोक्रेसी का माध्यम जो था वो खाली वोट के द्वारा ही पता चलता था कि हम वोट डालने जा रहे हैं, तब लोगों का मूड पता चलता था। नई सरकारें जैसे बन रही हैं उसी के हिसाब से हमें पता चलता था कि लोकतंत्र का क्या मूड। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, सरकार प्रशासन के आपसे राय मांगती है, आपका फीडबैक मांगती है, आपके सुझाव मांगती है, और सारे काम जो है वो लोकतंत्र की पहचान आज ई डेमोक्रेसी यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी सोशल मीडिया जितना आ गया है। आप उस पे जो अपनी राय देते हैं, जो बातें करते हैं, जो पोस्ट करते हैं, वो सब एक लोकतंत्र के नए मानक खड़े करते चले जा रहा है। आज भविष्य अब इलेक्ट्रॉनिक ही ई डेमोक्रेसी की बात करने के लिए ही हम ऐसे नई 21st सेंचुरी की जो बात करते हैं उसमें ई डेमोक्रेसी उसका बहुत बड़ा एक नया प्रतिरूप बन के सामने आ रहा है। यानी कि 5 stages ऑफ द ई गवर्नेंस दैट द क्लियर बाय दिस। अब हम ये देखते हैं कि ई गवर्नेंस को लेकर के सरकार ने प्रयास क्या किए। द वर्क ऑफ द डिजाइनिंग एंड द डेवलपिंग द वेब डिजिटल स्टोरेज इज नाउ कंप्लीटेड। यानी कि लगभग अब सरकार का के हर क्षेत्र, हर विभाग, हर काम जो है वो वेब डिजिटल स्टोरेज के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। तो आपको अपने प्रशासन के बारे में जानना है तो आप www.indiagovernance.org पे करिए और ये लोगों के लिए पब्लिक अवेलेबल है और देश का हर नागरिक इस साइट पे जा करके अपने से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको हासिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अब ये जो हो गया तो जो 8th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस थी वो भारत में मतलब भुवनेश्वर में पहली बार 3 से 5 फरवरी 2005 को इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के माध्यम से उसको लॉन्च किया गया। पूरे देश में 2009 में लॉन्च किया गया और लेटेस्ट 2025 का ई गवर्नेंस का जो कार्यक्रम था वो था 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो हुआ विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, और वो 22 से 23 सितंबर 2025 को 2 दिवसीय प्रोग्राम रहा। और इस प्रोग्राम का, इस कॉन्फ्रेंस का थीम था सिविल सर्विसेज एंड द डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लोक सेवा और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की थीम पे ये हमारा ई गवर्नेंस का जो 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो आयोजित किया गया। इसी कारण में क्योंकि इस ई गवर्नेंस कार्यक्रम को देश में फैलाने का मतलब लोगों तक इंट्रोड्यूस कराने का जो बहुत बड़ा प्रयास था वो क्या नाम है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो मुझे लगता है आज की दी गई जानकारी बहुत ही, और आप सबको अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप कृपया करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।